जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 6.4 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि SDG को हम लोग हर जगह अपने आंसर्स में कोट करते हैं, तो उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो डेटा दिया हुआ, देखते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इंडियाज ओवरऑल स्कोर अक्रॉस SDG अप्रूव मार्जिनली फ्रॉम 60 इन 2019 टू 66 इन 2021। मतलब हल्का सा स्कोर बढ़ गया है। देखिए 60 से 66 हो गया है स्कोर, तो हल्का सा बढ़ाइए। 0 से लेके 100 तक स्कोर दी जाती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, अगर 0 से 49 आपका स्कोर है तो आप एस्पिरेंट कहलाइएगा, 50 से 64 है तो परफॉर्मर कहलाइएगा, 65 से 99 है तो फ्रंट रनर, फिर 100 अगर आपका स्कोर है तो अचीवर कहलाइएगा। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ये याद कर लेते हो तो इट इज सफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए, केरला रिटेन्स टॉप रैंक एंड बिहार इज द बॉटम। देखिए, स्टेट से रिलेटेड कोई भी डेटा हम लोग को याद करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, मैंने इसको इसलिए डिलीट कर देना है। ओके, कोई पॉइंट नहीं बनता है। नो यूज ऑफ स्टेट वाइज डेटा फॉर यूपीएससी। ओके, देखिए यहाँ पर SDG का यहाँ पर दिया हुआ डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इट वॉज फर्स्ट लॉन्च बाय नीति आयोग इन 2018। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ प्राइमरी टूल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDG फॉर 2030। इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल। बहुत ही बेसिक फंडा है और इसको आपको कभी नहीं पूछेगा कि SDG का डेफिनेशन बताओ। यूपीएससी इतना आसान कभी पूछता ही नहीं है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हाट इज SDG इंडिया इंडेक्स, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है SDG इंडिया इंडेक्स 2020 का मेथोडोलॉजी, किस तरीके से इसको नापते हैं लोग, किस तरीके से, क्या मेथड क्या है इसका। ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा हम लोग इंडिकेटर को यूज करेंगे और उस इंडिकेटर को 0 से 100 तक में रैंकिंग देना है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब जैसे होता है ना कि मान लीजिए जैसे अब हम लोग, मैं जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी बहुत जोर से बोलता हूँ, कभी कभी बहुत धीरे बोलता हूँ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा ना, तो जो धीरे वाला जो पीक है और जो जोर से वाला पीक है ना, दोनों को बराबर कर देगा। ठीक है, नॉर्मलाइज। तो उसी तरीके से इसमें अलग, अगर मान लीजिए कि कोई एक इंडिकेटर है, जैसे मान लीजिए कि आपका फैमिली मेम्बर है। ठीक है, फैमिली मेम्बर है और इनकम है, तो इनकम किसी फैमिली का कितना होता है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा होता है। और फैमिली मेंबर कितने होते हैं, 5, 10, 5, 6, 2, 3, इस तरीके से फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर बहुत कम है और इनकम का डेटा बहुत कम है। तो अगर हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो नंबर, मान लीजिए कि फैमिली मेंबर को 10,000 से गुना कर देंगे, तो ये 10,000 कंपेरिजन होगा, मतलब दोनों को नापने में अच्छा होगा कि हाँ भाई 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 5 50,000 और 1 लाख इनकम है इनका। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब दोनों का जो पीक है ना, हल्का सा कंपैरिजन में लेके आएंगे रिलेटिव टू ईच अदर, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ओके, वेटेज, जिस चीज़ का ज़्यादा वेट होना चाहिए, जिस तरीके से एजुकेशन का, क्लाइमेट का, हेल्थ का, ये सब चीज़ का ज़्यादा वेट होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा वेट देना है। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल गोल स्कोर, अलग अलग स्टेट का स्कोर निकलता है। ठीक है, और स्कोर कैसे निकलता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, मीन निकाला जाता है। अरिथमेटिक आप नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंपल सा है कि मीन निकालना है नॉर्मलाइज्ड वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं और यहाँ पर हम लोग नॉर्मलाइज्ड वैल्यू का मीन निकालेंगे सारे इंडिकेटर्स का। ठीक है, ओके, उसके बाद कंपोजिट स्कोर्स, एग्रीगेट स्टेट्स ओवरऑल SDG इंडेक्स स्कोर। अब सारे स्कोर को एग्रीगेट करना, मतलब एक साथ करना, जितने भी स्टेट्स है सबका डेटा को एक जगह करना है। ओके, उसके बाद एक जगह करने के बाद हम लोग ओवरऑल इंडिया का जो 66 था उसको अपना स्कोर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कर देता हूँ। पहले हमको इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इंडिकेटर्स को नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद इंडिकेटर्स को वेट देना है जितना वेट चाहिए, उसके बाद इंडिकेटर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है नॉर्मलाइज वैल्यू का। ओके, उसके बाद कंपोजिट स्कोर, मतलब एग्रीगेट करना है, बेसिकली सबको एक जगह करना है। ठीक है, अब देखिए मेथोडोलॉजी तो हम लोग यहाँ पर देख ली, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, 0 से 100 तक में देना है, ऐसे कुछ लिया हुआ। ओके, कुछ खास नहीं है, मतलब यहाँ पर जो था वही चीज़ दिया हुआ है फिर से। और देखिए यहाँ पर 16 SDG के बाद क्या है, ये 17 SDG हम लोग का ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर 16 SDG को ही इसमें इंक्लूड किया गया है, 17th SDG को इंक्लूड नहीं किया गया है।
ओके, देखिए एसडीजी को याद करना बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब में अगर मारिएगा ट्रिक्स टू रिमेंबर एसडीजी, तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स आ जाएंगे, बहुत सारे आपका कहानी टाइप का बहुत सारे आ जाएंगे, तो आप वहाँ से याद कर सकते हो। मैंने वहीं से याद किया था। ओके ओके, इन सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली, देखिए सिग्निफिकेंस यहाँ पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अगर 17 एसडीजी है ना, तो सब सारे एसडीजी का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, तो आप 17 सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर मैं फिर भी बता देता हूँ क्या क्या है। कोलेब्रेशन विद द यूनाइटेड नेशन के साथ कोलेबरेट करेंगे, तो साथ में हम लोग का ग्लोबली हम लोग का नाम होगा, हाँ भाई ये वाला जो कंट्री है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपना रीच कर रहा है। ठीक है, इट हैज़ फोस्टर्ड कंपटीशन अमंग दी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट का हम लोग अलग अलग स्कोर निकालते हैं, तो उन लोगों में कंपटीशन फोस्टर होता है, मतलब कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, तो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑन 115 इंडिकेटर्स अलाइंड विथ NIF नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा दिया गया था। तो इस वाले इंडिकेटर्स को यूज करके 115 इंडिकेटर्स से इसमें हम लोग प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, देखिए NIF के बारे में हल्का सा दिया हुआ है। NIF एम्स टू गिव अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू दी पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि ये जो है इंडिकेटर देता है तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हेल्थ का क्या इशू है, हेल्थ का क्या स्कोर है, एजुकेशन का क्या स्कोर है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी बना सकते हैं। देखिए 115 इंडिकेटर्स जो है 16 एसडीजी को फुलफिल करने के लिए है, लेकिन 17वां एसडीजी है उसको इसके अंदर में नहीं आता। ठीक है, 17वां एसडीजी के लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, उसको क्वालिटेटिव असेसमेंट किया जाता है। ओके, क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं किया जाता क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। अब देखिए ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडिया एसडीजी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग 120th रैंक दिया गया है 165 कंट्रीज में। इंडिया का बहुत बुरा स्कोर है, 60.1 स्कोर है। तो आप बोलेंगे ऊपर में एक स्कोर था, वो क्या था? ऊपर वाला स्कोर नीति आयोग के द्वारा ये बनाया गया था, नीति आयोग ने बनाया, और ये वाला स्कोर ये वाला रिपोर्ट दिया। ठीक है, उसी तरह ये वाला भी एक रिपोर्ट है, ये वाला नीति आयोग नहीं, लेकिन इंडिया के ये CSE जो है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है और इंडिया को रैंक दिया है 117th। ठीक है, तो आप एक याद कर लो या फिर नीति आयोग वाला याद कर लो, हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीति आयोग वाला काफ़ी है। ओके, रैंक यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, नीति आयोग में रैंक नहीं दिया था। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए लिमिटेशन, यही पूछता है हमको, लिमिटेशन पूछता है। और सिग्निफिकेंस तो बहुत सिंपल चीज़ है ना, सिग्निफिकेंस तो हम लोग बहुत सारा लिख ही सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन ये है कि 17th एसडीजी को बाहर रखा गया है क्योंकि इसका डेटा अवेलेबल नहीं था, और इसको क्वालिटेटिव असेसमेंट की जा रही है क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, फुल सेट ऑफ NIF कुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि हम लोग देखे थे यहाँ पर था ना नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, तो इसके साथ इस वाले एसडीजी को ट्रैक करने के लिए 115 इंडिकेटर्स है, लेकिन NIF के अंदर में बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, एसडीजी सिर्फ 115 इंडिकेटर दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर देखिए डेटा फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेस आर नॉट बीन इंक्लूडेड। तो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी डेटा नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेस मतलब NGO, सिविल सोसाइटी, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली कंक्लूड किया हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, अगर इंडिकेटर रहेगा तो हम लोग अच्छे से इसको पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये टॉपिक मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें से सीखने लायक बस ये चीज़ है कि आप 120th रैंक याद कर लो 165 कंट्रीज में, और ये रिपोर्ट का नाम याद कर लो। ठीक है, ये भी बिल्कुल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ इससे कुछ सीखा जा सकता है। यूपीएससी हमेशा आपसे पूछेगा ऐसा सवाल जिससे आप कुछ सीख सकते हो, जिसको आप कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। और ये तो डेफिनेशन तो बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर ये डेटा आप याद कर सकते हो और नीचे वाला डेटा याद कर सकते हो, 2 याद कर लो या फिर कोई एक याद कर लो। तो ये वाला टॉपिक में कुछ खास दिया हुआ नहीं था। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, और दो ही टॉपिक बाकी है। लेकिन अगला जो टॉपिक है हमारा काफ़ी बायोलॉजिकल है, और बायोलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम दूंगा। जेनोम एडिटिंग करके टॉपिक है, इसमें मैं थोड़ा टाइम दूंगा और इसको अच्छे से क्लियर करूँगा ये जेनोम एडिटिंग क्या है, क्योंकि पिछले 2017 में स्टेम सेल थेरेपी करके एक आ गया था, लेकिन बायोलॉजिकल चीज़ नहीं पूछता यूपीएससी हमेशा पूछता है कि इसका इफेक्ट क्या है, ये टेक्नोलॉजी दूसरा टेक्नोलॉजी से बेहतर कैसे है। ठीक है, इस सवाल पूछता है। तो इसी की तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।